नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में तुर्की आक्रमण के बारे में। साथियों, अरबी आक्रमण जो हुआ था ना, वो पहला मुसलमानों के द्वारा किया हुआ आक्रमण था भारत पर। ठीक है, जो तुर्की आक्रमण है ना, ये दूसरा मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा किया हुआ एक आक्रमण का चैप्टर है। आई बात समझ में। साथियों, तुर्की आक्रमण के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण शासक हुए महमूद गजनवी, इसके बारे में मैं विशेष फोकस कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। लेकिन महमूद गजनवी को पढ़ने से पहले इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा ताकि आपको महमूद गजनवी के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र को विजित किया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज से 1100 साल पहले पीछे की ओर। ठीक है, आज से 1100 साल पहले साथियों, लगभग 940 के आसपास 940 ईस्वी के आसपास में एक साम्राज्य मौजूद था जो टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में था। उस साम्राज्य का नाम था समानिद राजवंश या समानिद साम्राज्य। ठीक है, कई बुक में इस राजवंश का नाम, इस साम्राज्य का नाम समानिद लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, समानिद या फिर समानिन आप बोल सकते हो। तो ये समानिद साम्राज्य टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ये है इलाका, लगभग समानिद साम्राज्य का ये लगभग इलाका है ये। ठीक है, तो इसी इलाका में, इसी साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत रहते थे। उनमें से 3 प्रांत को ही बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे इस वीडियो में आएगा काम में। ठीक है, तो ये समानिद के अंतर्गत क्षेत्र है साथियों। प्रांत है बल्ख प्रांत, गजनी प्रांत और खुरासन प्रांत। ये हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रांत है इस समानिद साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन मैं 3 ही के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको काम में आएगा, अभी पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो जैसे ही इनका पतन शुरू हुआ ना, इस साम्राज्य का, समानिद साम्राज्य का जैसे ही पतन शुरू हुआ, तो यहाँ के प्रांत के गवर्नरों ने अपने आप को समानिद से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ठीक है, बल्ख ने भी स्वतंत्र होकर अपने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। खुरासन के गवर्नर ने भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उनमें से एक प्रांत या फिर राज्य का नाम था साथियों गजनी राज्य। तो यहाँ के शासक भी, यहाँ के गवर्नर ने भी समानिद से स्वतंत्र होकर एक अलग राजवंश की स्थापना की, जिस राजवंश का नाम था गजनी क्षेत्र में हुआ था इसकी स्थापना। इसी कारण इस राजवंश का नाम गजनी वंश रखा गया। ठीक है साथियों, इस गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है। आई बात समझ में। मैं बहुत आपको बैकग्राउंड में चलकर कहानी के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ जाए। अगर आपको घुमा के भी पूछ रहा है ना एग्जाम में, तो आप घूमो ना है, आप घूम भी नहीं सकते हो, मैं आज से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस गजनी या फिर यामनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने करता है। ठीक है, तो समानिद के अंतर्गत, समानिद साम्राज्य के अंतर्गत गजनी नामक एक प्रांत रहता था, राज्य रहता था, जिन्होंने मतलब इस क्षेत्र के गवर्नर थे अल्पतगीन। तो इन्होंने ही गजनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। ठीक है साथियों, इसकी राजधानी क्या थी? गजनी। साथियों, अल्पतगीन के बाद इस गजनी वंश के, गजनी साम्राज्य के जो राजा बने, जो शासक बने, उसका नाम था सुबुतगीन। ठीक है, तो अल्पतगीन के बाद साथियों इनके दास सुबतगीन ने राजा बना गजनी क्षेत्र में, या फिर शासक बना। साथियों, यह शासक इन्होंने 977 ईस्वी में बना। ठीक है साथियों, यही सुबुतगीन ने भारत पर पहला टर्की आक्रमण किया। ठीक है, तो भारत पर पहला टर्की आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध सुबुतगीन ने किया था। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, भारत पर सबसे सफल अरबी आक्रमण तो नाम आएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और भारत पर पहला टर्की आक्रमण जो सफल आक्रमण था, उसका नाम था, आक्रमण करता था, उसका नाम था सुबुतगीन। साथियों, इस सुबुतगीन के ना 2 पुत्र थे, महमूद गजनवी जो बड़ा पुत्र था, और छोटा पुत्र का नाम था इस्माइल। लेकिन ठीक है, सुबुतगीन ने इस्माइल को गजनी राजवंश का राजा बना दिया, शासक बना दिया। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने अपने भाई से चिढ़कर उसको बंदी बना दिया, अपने छोटे भाई इस्माइल को बंदी बना दिया, और खुद ही महमूद गजनवी ने शासक बन गया, राजा बन गया गजनी क्षेत्र का। आई बात समझ में। तो साथियों, इस पर कुछ कंटेंट हम देखते हैं। तो पिता की मृत्यु के बाद यह शासक बना। ठीक है, अपने भाई इस्माइल को बंदी बनाकर। साथियों, महमूद गजनवी गजनी वंश के राजा बनने के पहले, शासक बनने के पहले, ये खुरासन क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, इस क्षेत्र पे शासन कर रहे थे ये। ठीक है साथियों,
तो इन्होंने अपने छोटे भाई को बंदी बनाकर राजा बना, शासक बना। ये शासक बनने से पहले खुरासान क्षेत्र पर राज कर रहे थे। साथियों, इस्लामिक क्षेत्र में ना जब कोई राजा बनता है, नया नया कोई राजा बनता है, शासक बनता है, तो उस क्षेत्र के खलीफा से उसको अनुमति पत्र लेना पड़ता था। ठीक है, ठीक है। तो खलीफा कौन था? तो खलीफा दरअसल साथियों उस क्षेत्र का, उस साम्राज्य का एक राजनीतिक धार्मिक मुख्य करता था, जिनकी अनुमति के बिना कोई राजा शासक नहीं बन पाता था। आई बात समझ में? तो महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन था? तो नाम आएगा साथियों अल कादिर बिल्लाह। ठीक है। तो महमूद गजनवी ने गजनी क्षेत्र का शासक बनने के बाद खलीफा अल कादिर से अनुमति पत्र लिया कि मैं शासन कर सकता हूं इस क्षेत्र में करके। आई बात समझ में? तो जैसे ही महमूद गजनवी ने अल कादिर बिल्लाह से मिला, तो मिलने के बाद इनको अनुमति पत्र दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ साथियों इनको उपाधि भी दी महमूद गजनवी को। ठीक है। तो दो प्रमुख उपाधि इन्होंने दी थी अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को। तो पहला उपाधि क्या थी साथियों? यामीन उद दौला। ठीक है। यामीन उद दौला का हिंदी का मतलब होता है इस्लामिक साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक है। दाहिना हाथ कहने का मतलब होता है जिसके दाहिना हाथ से बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति का प्रतीक है महमूद गजनवी जो बहुत ज्यादा अपने इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार कर सकता है, इस्लामिक लोगों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए काम कर सकता है। ठीक है। तो यामीन उद दौला का मतलब ही होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, इस्लामिक साम्राज्य का दाहिना हाथ जो साम्राज्य विस्तार में काम करेगा। ठीक है। जो दूसरा उपाधि था साथियों उनका नाम है यामीन उल मिल्लाह। इसका मतलब होता है हिंदी में मुस्लिमों का संरक्षक। ठीक है। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मुसलमानों का संरक्षक का उपाधि इनको भी दिया था। एक तीसरा उपाधि भी दिया था साथियों, सुल्तान की उपाधि। ठीक है। तो सुल्तान का सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत के इतिहास में दिया था। तो सबसे पहले सुल्तान का कॉन्सेप्ट आपको महमूद गजनवी से देखने को मिलता है। साथियों, जैसे मुगल वंश पढ़ेंगे ना, तो उसमें बादशाह का उपाधि हम पढ़ेंगे। तो बादशाह का शुरुआत दरअसल बाबर से ही शुरू होता है। ठीक है। मुगल वंश से ही शुरू होता है। साथियों, तो खलीफा कादिर बिल्लाह ने 3 उपाधि दी, यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान की उपाधि। ठीक है। ये प्रथम शासक हुए साथियों जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। सबसे प्रमुख जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो है भारत पर आक्रमण। ठीक है। तो भारत पर इन्होंने बहुत ज्यादा आक्रमण किए, तो उसी के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा क्रूर, ठीक है, उस समय के जो मतलब आज हम बोलते हैं ना आतंकवाद, तो उस समय का महमूद गजनवी ये आतंकवाद था। ठीक है। हिंदुओं के घोर विरोधी थे। आई बात समझ में? तो मोहम्मद गजनवी ने सन 1000 से लेकर 1025 तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। आई बात समझ में? तो साथियों इन्होंने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया 1000 से सन 1025 के बीच में। ठीक है। तो इसका पुख्ता सबूत हमें हेनरी इलियट ने दिया था। ठीक है। तो हेनरी इलियट के अनुसार टोटल इस भारत के क्षेत्र में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। साथियों, उस समय का भारत, 1100 साल पहले का भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इंक्लूडेड था। ठीक है। तो उस समय के भारत में पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था और आज का भारत भी शामिल था उस समय के 1100 साल पहले के भारत में। ठीक है साथियों। तो जो 17 बार आक्रमण हुए हैं ना, मैं आपको उसको हर 17 आक्रमण को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा सभी 17 के 17 आक्रमणकर्ता को। साथियों, मैं 17 आक्रमण इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्री में तो काम आएगा ही, साथियों अगर आपको जो बड़ा नंबर में आ जाएगा ना मेंस में, सीजीपीएससी का, यूपीएससी का अगर मेंस में आ रहा है लिखने के लिए, तो आप आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास कंटेंट प्राप्त रहेगा, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। इसी कारण मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि महमूद गजनवी ने फिर आक्रमण क्यों किया हमारे देश पर। ठीक। इसके पहले मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम ने जिस लोभ और लालच के कारण भारत पर आक्रमण किया था, सेम उसी लोभ और लालच के कारण मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहला लालच क्या था कि अपने इस्लामिक साम्राज्य को विस्तार करना है। दूसरा, धन की प्राप्ति। उस समय धन की प्राप्ति मतलब उस समय भारत स्वर्ण काल में जी रहा था ना, उस समय भारत स्वर्ण काल में जी रहा था। ठीक है। तो बहुत ज्यादा धन संपदा से भरपूर था, तो उसको लूटने के चक्कर में और इस्लामिक साम्राज्य को फैलाने के चक्कर में हमारे भारत पर पुनः आक्रमण होता है। ठीक है साथियों। तो आइए हम एक एक करके बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ते हैं। आई बात समझ में? साथियों, जो हिंदू राजा थे ना सन 900-950 के आसपास, तो ये है साथियों।
ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य क्षेत्र, ये गजनी खुरासान दरअसल साथियों ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। और पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र के अंतर्गत ये हिंदू शाही वंश पड़ता था, ठीक है। जो इसके मुखिया कौन था, तो नाम आएगा आपका जयपाल, ठीक है। इस बॉर्डर के बाजू मतलब इधर, इस बॉर्डर के इधर अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान का पूरा एरिया, और इस बॉर्डर के इधर पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आज के जो वर्तमान अफगानिस्तान है ना, तो उसका कुछ क्षेत्र भी इस हिंदू शाही वंश के अंतर्गत आता था। आई बात समझ में। तो 950 के आसपास हिंदू शासक राज करते थे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन राज कर रहे थे, महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने अपने साम्राज्य के विस्तार में सबसे पहले इधर की ओर रुख किया भारत को जीतने के लिए। तो सबसे पहले इधर ही अटैक करेगा ना ये महमूद गजनवी। तो सबसे पहले हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र पे सन 1000 ईस्वी में इन्होंने अटैक किया, ठीक है। तो पहला आक्रमण साथियों सीमावर्ती क्षेत्र में सन 1000 में इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया। तो कौन सा सीमावर्ती क्षेत्र में, तो हिंदू शाही सीमावर्ती क्षेत्र में इन्होंने अटैक किया, ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों सीमावर्ती क्षेत्र में तो आक्रमण किया, तो आक्रमण में तो सफल हो गए। उसके बाद साथियों ये जैसे ही अंदर एंट्री मारा ना, तो इसका यहाँ पे राजधानी था हिंदू शाही वंश का, उद्भंद के नाम पर इसका राजधानी था। तो उन्होंने साथियों इस पर पूरा कब्जा कर लिया अटैक करके। आई बात समझ, ये इसका दूसरा आक्रमण था। आई बात समझ में, उद्भंद पर आक्रमण किया और कब्जा भी कर लिया। ये 1001 की घटना है, ठीक है। मात्र 1 साल के अंतर्गत इन्होंने अपनी जयपाल की राजधानी, हिंदू शाही की राजधानी को अपने कब्जा में कर लिया। साथियों जब जयपाल लड़ाई कर रहे थे ना महमूद गजनवी से, तो उनका साथ कौन दे रहा था, उच्च वज्रा, ठीक है। तो उनको भी पराजित कर दिया कि आप मेरे विरुद्ध लड़ाई किए हैं करके महमूद गजनवी ने। ये इसका तीसरा आक्रमण था, ठीक है, भारत पर। साथियों चौथा आक्रमण हमें मुल्तान पर देखने को मिलता है। तो मुल्तान में एक शासक रहता था फतह दाऊद, ठीक है। तो फतह दाऊद को इन्होंने पराजित किया। अब सीमावर्ती क्षेत्र को जीत लिया था, अब इधर अंदर आया तो राजधानी को भी जीत लिया हिंदू शाही का। अब जैसे ही इस क्षेत्र को पूरा जीत लिया तो पूरा मतलब भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा था, तब उसका अटैक इधर होता है मुल्तान पर, ठीक है। मतलब तेजी से अग्रसर कर रहा था भारत की ओर। तो मुल्तान में एक शासक रहता था, ठीक है, फतह दाऊद, इनको पराजित किया। पराजित करने के बाद साथियों इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को रखा जो उनका साथ दे सके, गुलाम की तरह रह सके, महमूद गजनवी का, ठीक है। तो एक हिंदू नाम का एक शासक रहता था, सुखपाल, शासक नहीं बोलना चाहिए, एक व्यक्ति रहता था जो इनके सेना में काम कर रहे थे। तो सुखपाल को इन्होंने इस क्षेत्र का, मुल्तान क्षेत्र का राजा या फिर शासक बना दिया, ठीक है। तो नाम भले मतलब हिंदू नाम था, भले हिंदू व्यक्ति था, सुखपाल के नाम से, ये गुलाम था महमूद गजनवी का। जब इन्होंने इस मुल्तान क्षेत्र का शासक बना ना, तो उसको एक इस्लामिक नाम दिया, मुसलमान नाम दिया, जिसका नाम था नौशाद शाह, ठीक है। तो सुखपाल को नौशाद शाह के नाम पर इन्होंने अपने गुलाम के तौर पर मुल्तान क्षेत्र में नियुक्त किया, ठीक है। जब सुखपाल ने, नौशाद शाह ने मुल्तान क्षेत्र पर राजा बन गया मुल्तान क्षेत्र का, तो इन्होंने पुनः, ठीक है, हिंदू के नाम से, सुखपाल के नाम से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो महमूद गजनवी को चिढ़ आ गया, ठीक है। ऐसे भी इनको महमूद गजनवी की हिंदुओं से बहुत चिढ़ है, तकलीफ है। तो इसी कारण साथियों इन्होंने सुखपाल के विरुद्ध 5वां लड़ाइयाँ लड़ी नौशाद शाह के विरुद्ध, ठीक है। तो 5वीं लड़ाई सुखपाल के विरुद्ध इन्होंने लड़ी। आई बात समझ में साथियों। इनकी 6ठी लड़ाई, इनका 6ठा आक्रमण आनंदपाल के विरुद्ध होता है सन 1008 में, ठीक है। आनंदपाल दरअसल साथियों जयपाल का बेटा था, ठीक है। तो आनंदपाल पराजित होता है। उसके बाद इसका 7वां आक्रमण साथियों नागरकोट में होता है, ठीक है, 1009 में। नागरकोट दरअसल यहाँ पर था, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के एरिया में है। तो नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है, तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को इन्होंने ध्वस्त कर दिया बुरी तरह से। तो ये इनका 7वां अटैक था, ठीक है साथियों। इनका 8वां अटैक हम देखेंगे, दाऊद को इन्होंने बंदी बनाया, उन पर अटैक करके, आक्रमण करके। दाऊद कौन था, वही मुल्तान का फतह, इनका नाम था फतह दाऊद, ठीक है। तो फतह दाऊद को इन्होंने बंदी बनाया, ठीक है। जब चौथा
आक्रमण हुआ तो फतह दौलत को सिर्फ पराजित किया था, मौत के घाट नहीं उतारा था। तो इन्होंने फिर से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर महमूद गजनवी के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ने के लिए पूरा प्लानिंग बना दिया था। लेकिन समय रहते हुए महमूद गजनवी सचेत हुए और दाऊद को इन्होंने बंदी बना लिया। साथियों, इनका 9वां जो अटैक था वो है थानेश्वर पर। थानेश्वर दरअसल आज थानेश्वर की राजधानी क्या थी? कन्नौज। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर इन्होंने 9वां आक्रमण किया। साथियों, ठीक है, जयपाल का बेटा कौन था? आनंद पाल। और आनंद पाल का बेटा का नाम क्या था साथियों? त्रिलोचन पाल था। तो इनके विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी महमूद गजनवी ने, इनको भी पराजित किया। तो कहाँ पराजित किया? त्रिलोचन पाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने इनको कश्मीर में पराजित किया। ठीक है, तो इन्होंने महमूद गजनवी ने त्रिलोचन पाल के साथ कश्मीर में युद्ध लड़ी। ठीक है, त्रिलोचन पाल हार गया। आई बात समझ में? तो हारने के बाद उस क्षेत्र में घुस गया था, कश्मीर के क्षेत्र में, त्रिलोचन पाल को हराने के लिए। तो इन्होंने कश्मीर पर ही कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कश्मीर पर इन्होंने चढ़ाई की और उनको जीत गया। ठीक है साथियों, इनका 12वां जो आक्रमण था साथियों, कन्नौज पर आक्रमण। ठीक है, थानेश्वर एक अलग क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र, और कन्नौज भी एक अलग क्षेत्र था। ठीक है, तो इनका 12वां आक्रमण कन्नौज पर होता है। ठीक है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मथुरा पड़ता है। तो इन्होंने वृंदावन और मथुरा पर भी आक्रमण किया। यानी कि ये आप सोचो, महमूद गजनवी इस गजनी क्षेत्र से आते हुए सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र में घुसाई की, हिंदू शाही के राजधानी पर कब्जा किया, मुल्तान के शासक को पराजित किया, कश्मीर में भी विजय हासिल की। ठीक है, नागरकोट के कई सारे मंदिर को ध्वस्त किया, वहां के शासकों को पराजित करके बाद कन्नौज, वृंदावन, मथुरा। आप सोच सकते हो कितनी तेजी से हथियार के बल पर महमूद गजनवी ने पूरा भारत को लूटने का, कब्जा करने का बहुत बड़ा सपना प्लानिंग लेकर आया था। आई बात समझ में? साथियों, इतिहास दरअसल यही है, जो हमसे गलती हुई है, हमारे द्वारा जो गलती हुई है उसको सीखना ही तो दरअसल इतिहास है। जो ऐसे हरामजादे लोग, महमूद गजनवी जैसे लोग भारत को आक्रमण कर रहे हैं, लाशों का घाट उतार रहे हैं ना, मौत का घाट उतार रहे हैं, उनसे हमें सावधानी रहना चाहिए। वर्तमान समय में हमें ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पॉइंट करना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ है। ठीक है, यही हमें सीखना चाहिए इतिहास से। तो वृंदावन, मथुरा पर इन्होंने आक्रमण किया 13वां नंबर का। 14 आक्रमण साथ बुंदेलखंड के शासक विद्याधर को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, बुंदेलखंड यही एमपी के जो पश्चिमी इलाका है ना, वही पड़ता है बुंदेलखंड। सॉरी, पूर्वी इलाका है एमपी का। और 15वां को आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कोई मतलब नहीं उसको जानने का। मैं भी नहीं जाना 15वां क्या चीज़ है। 15वां अटैक। 16वां अटैक था साथियों सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, 1025 में सोमनाथ कहाँ पड़ता है साथियों? गुजरात। ठीक है, तो उस समय ना जितने भी पैसा था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी था, वो पहले के शासक लोग, पहले के लोग अपने मंदिर पर ही रखते थे। ठीक, मंदिर में ही पूरा खजाना रहता था भारतीयों का, उस समय के आर्यवर्तों का। तो उनको पता चला महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा सोने का भंडार है, तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी अटैक किया। यह इनका 16वां नंबर का अटैक था साथियों। जब 17 नंबर का अटैक साथियों जाटों और खोखरों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, जब ये बहुत सारे धन दौलत लूट चुका था ना 1025 में सोमनाथ से, तो ये गजनी वापस जा रहे थे इस सोमनाथ क्षेत्र से, ऐसे गजनी। तो इस इलाके में इनको जाटों और खोखरों से युद्ध लड़ना पड़ा था। तो ये 17वां आक्रमण हो गया। ठीक है, मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अनुसार उदाहरण देकर मैप के माध्यम से बकायदा 17 आक्रमण को बता दिया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे रिसर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हर शख्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। साथियों, अब हम आएंगे थोड़ा आक्रमण के बाहर कुछ साहित्यिक चीज़ों के बारे में। जब महमूद गजनवी भारत आया था ना, तो उसके साथ 2 साहित्यकार भी उसके साथ आया था, अलबरूनी और फिरदौसी। ठीक है, इस अलबरूनी ने तहकीक हिंद की रचना करी। ठीक है, इस फिरदौसी ने साथ ही शाहनामा की रचना करी। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर
बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। पुनः आपको रिवीजन कराऊंगा जैसे कि मैं हर वीडियो में कराता हूँ। ठीक है, आज से 1100 साल पहले समानीद नाम का एक साम्राज्य था जिसके अंतर्गत गजनी भी रहता था। तो जैसे ही समानीद पतन की ओर जा रहा था तो उस क्षेत्र में जितने भी प्रांत था, राज्य था, उन्होंने बगावत करके स्वतंत्र राज्य घोषित किया। ठीक है, तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगिन ने किया था जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी। ठीक है, अल्पतगिन के बाद सुबुतगिन ने गजनी साम्राज्य का नींव रखा, गजनी साम्राज्य का शासक बना। ये इन्होंने 977 में शासक बना। ठीक है, गजनी साम्राज्य का। सुबुतगिन ही भारत पर पहला अटैक करने वाला तुर्क का आक्रमण था। ठीक है, इनका दो बेटा था, महमूद गजनवी और इस्माइल। ठीक है, महमूद गजनवी और इस्माइल इनका दो बेटा था। इस्माइल को राज सत्ता सौंप दिया था सुबुतगिन ने, लेकिन महमूद गजनवी ने इस्माइल को, अपने छोटे भाई को, बंदी बनाकर खुद ही राजा बन गए। राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद इन्होंने उस क्षेत्र के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से इन्होंने अनुमति प्राप्त लिया कि मैं शासन करूं या ना करूं। तो इन्होंने अनुमति प्रदान कर दिया। अल कादिर बिल्लाह ने अनुमति प्रदान करने के साथ ही इन्होंने 3 उपाधियां इनको दी। यामीन उद दौला पहला उपाधि था, उसका मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ। यामीन उल मिल्लाह का उपाधि भी इन्होंने दिया था, जिसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। तीसरा जो उपाधि थी साथियों, सुल्तान की उपाधि। ठीक है, पहला शख्स था, पहला व्यक्ति था, पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी सन 1000 से 1025 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसका उल्लेख हेनरी इलियट ने किया था। पहला जो अटैक था साथियों सीमावर्ती क्षेत्र में किया, हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र में किया। उसके बाद दूसरा अटैक हिंदू शाही वंश के जो राजधानी थी उस पर किया, उसको कब्जा कर लिया। जयपाल का साथ देने के कारण उच्च वज्रा को इन्होंने पराजित किया युद्ध भूमि में। जो चौथा अटैक था साथियों, ये मुल्तान के शासक फतहुद्दीन को के साथ हुआ था। इनको पराजित करने के बाद सुखपाल को एक मुस्लिम नाम नौसा शाह नाम देकर गद्दी पर नियुक्त किया गुलाम के तौर पर। जब इन्होंने पुनः हिंदू नाम में परिवर्तन किया, अपने नाम को हिंदू नाम में परिवर्तन किया नौसा शाह ने, तो इनको विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, पांचवा जो अटैक हुआ। ठीक है, छठवां अटैक साथियों आनंद पाल के साथ हुआ 1008 में, जो जयपाल का पुत्र था। सातवां अटैक साथियों नागरकोट में हुआ था सन 1009 में। नागरकोट पर आक्रमण करके ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, तोड़ मड़ोड़ किया उसको। आठवां जो अटैक है साथियों फतहुद्दीन को बंदी बनाया। 9वां नंबर का अटैक था साथियों थानेश्वर को पर इन्होंने कब्जा किया। 10वां अटैक के रूप में हम पढ़ेंगे त्रिलोचन पाल के विरुद्ध, जो कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने वहां पराजित किया कश्मीर को। ठीक है, 11वां अटैक तक के तौर पर हम देखेंगे कश्मीर पर कब्जा। 12वां अटैक में कन्नौज पर आक्रमण। ठीक है, 13वां अटैक में साथ वृंदावन मथुरा पर आक्रमण किया। ठीक है, चौथा अटैक में साथ बुंदेलखंड के शासक 14वां अटैक में विद्याधर के विरुद्ध हुआ। 15वां अटैक हम देखेंगे नहीं। 16वां अटैक सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, बहुत सारे धन संपत्ति को लूटा। धन संपत्ति के लूटने के बाद जब ये गजनी जा रहे थे ना, तो इनकी लड़ाइयाँ जाटों और खोखरों के साथ हुआ, जो 17वां नंबर का अटैक था। इनके साथ 2 साहित्यकार भी भारत आया था, अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने तहकीक हिंद की रचना करी और फिरदौसी ने शाहनामे की उपाधि। साथियों, इतिहास पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप हमारे देश में छुपे हुए कुछ गद्दारों को पहचानो, ताकि हमारे साथ महमूद गजनवी ने किया था ना, वो हमारे साथ वर्तमान भारत में बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, आप इतिहास से कुछ सीख रहे हो, अच्छी बात है। जरूरी है कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, तभी आप इस इतिहास को पढ़ोगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद साथियों।